दोस्तों आज हम बात करेंगे कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जिन्हें देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्यों आज भारत जो चीन से 40 साल पहले कई गुना आगे रहा करता था, आज चीन से थोड़ा सा पीछे चल रहा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं साल 1978 की, जब चीन के अंदर आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई। उस समय चीन के अंदर प्रति व्यक्ति आय $155 हुआ करती थी और भारत की प्रति व्यक्ति आय $210। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी यह दर्शाती है कि आज से 40 साल पहले चीन भारत से 26% गरीब था। दोस्तों चीन के अंदर गरीबी के हालात थे, लोग भूखे रहते थे और लोगों के पास इतनी आर्थिक समृद्धि नहीं थी जितनी हम आज देख सकते हैं। दोस्तों अगर आज 2020 की बात करें तो चीन के लोग भारत से 5 गुना ज़्यादा अमीर हो चुके हैं और इसका कारण भी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है, जिसमें लिखा गया है कि चीन ने 1978 के बाद 3 ऐसी मुख्य चीज़ों पर ध्यान दिया जिनसे उन्होंने यह क्रांतिकारी बदलाव पाया है। पहला, शिक्षा। दूसरा, आर्थिक समृद्धि यानी कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर चीज़ों की डेवलपमेंट। और तीसरा, फार्मिंग यानी कि कृषि जगत के अंदर बड़े बड़े बदलाव और बड़े बड़े सुधार। दोस्तों चलिए जानते हैं कहानी कैसे चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है, जो पहले काफ़ी गरीब हुआ करता था। दोस्तों बात करते हैं 1978 की। 1978 में डेन शुआपिंग के एक डेवलपमेंटल प्लान को बीजिंग के अंदर अनुमति दी गई, जिसके बाद यह क्रांतिकारी कदम उठाया गया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि इस वीडियो को ऐसे देखें कि हम किसी की बढ़ती प्रगति को देखकर क्या सीख सकते हैं, ताकि उससे निकलने वाले निष्कर्षों से हम अपने देश को भी आगे ले जा सकें। दोस्तों डैन खुद को लो प्रोफाइल में रखते थे और उनका पूरा ध्यान चीन की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने में था। यहीं पर चीन ने अपने इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दिया था। इस समय लोग सड़कों पर आकर जश्न मना रहे थे, मानो चीन के लोगों को आभास हो गया हो कि 40 साल बाद उनकी जो दशा होगी वो पहले से कई गुना बेहतर होगी। दोस्तों चीन ने अपने सारे इकोनॉमिक सिस्टम को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार, बड़ी बड़ी कंपनियां और विदेशी निवेशक एक साथ मिलकर एक जगह एक सोच के साथ काम करने लगे, जिसके कारण इतनी बड़ी क्रांति आई है। चीन के बाजार सामानों से भरे हुए नजर आते हैं और आज चीन की जीडीपी आसमान छू रही है। चीन के बाजारों में देश के और दुनिया के सबसे लग्जरी सामान बेचे जाते हैं और आज दुनिया का वो देश है जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा फॉरेन इनकम है। जीडीपी के आधार में भी चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहले नंबर पर, जैसा कि आपने सही सोचा, अमेरिका है। दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन काफ़ी गलत एक्टिविटीज़ की वजह से भी यहाँ पर पहुँचा है, जिसमें से एक आप और हम सब भुगत ही रहे हैं, कोरोना वायरस। दोस्तों विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए चीन दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे लोकप्रिय है और अब दुनिया ये मानने लगी है कि चीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक क्रांति लाने के ऊपर है। अर्थव्यवस्था को खोलना और आर्थिक सुधार जैसे आज के जो कड़े और नए नियम हैं शी जिनपिंग द्वारा लागू किए गए हैं, वह भी डैन की ही नीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। चीन ने दक्षिण तटीय प्रांतों को अपने विशेष आर्थिक उद्योगों को बढ़ाने के लिए चुना है, जहां पर वह आर्थिक चीज़ों की कोई कमी नहीं रहने देते। दोस्तों चीन ने अपना विदेशी व्यापार इतना बढ़ा लिया कि 2019 में वह दुनिया में नंबर 1 आ गया था विदेशी व्यापार बढ़ाने में। दोस्तों अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 1978 पूरे साल में जितना चीन ने व्यापार किया था, उतना आज की डेट में चीन 2 दिन के अंदर कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, केवल 2 दिनों में। वर्ष 2019 में भारत की कुल जीडीपी $1.15 ट्रिलियन थी, जबकि चीन की जीडीपी की स्थिति $60 ट्रिलियन थी। दोस्तों चीन की अर्थव्यवस्था तब से भारत से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है और सबसे दुख की बात तो यह है कि वह आज की दशा में भी आगे बढ़ते जा रहा है।
और भारत चीन से अभी काफ़ी पीछे है। इसका मुख्य कारण है उत्पादन। चीन आज की डेट में भारत से कई गुना ज़्यादा उत्पादन करता है, यानी कि आउटपुट प्रोडक्ट्स निकालकर दूसरे देशों के अंदर भेज देता है। चीन की लेबर भारत की लेबर से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन करती है, जिसकी अगर आंकड़ों में बात की जाए तो एक देश की तुलना में चीन की उत्पादकता भारत से लगभग 60% ज़्यादा है। दोस्तों, आज़ादी के 2 साल बाद ही चीन में रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थापित हुआ था और भारत चीन से लगातार आगे बना रहा था। लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक ग्रोथ $2 ट्रिलियन की है, जबकि चीन की $9 ट्रिलियन। दोस्तों, चीन की एक चाल, वो कैसे दूसरे देशों में जाके उनका बिजनेस हथिया लेता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिवाली। अब आप ध्यान देंगे तो दिवाली पर दिए नहीं जलते, जबकि जलती हैं तो बिजली से चलने वाली लड़ियाँ। और आप हर जगह देख भी पाते हैं कि झालर और तरह तरह की लाइटें जो कि भारत में बिकती हैं पर बनती हैं चाइना में। दोस्तों, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। हमारे भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी और दिवाली पर जलने वाले हमारे छोटे छोटे पटाखे, ये भी चीन ही बनाकर भेजता है। दोस्तों, दिवाली, लक्ष्मी पूजन और होली मनते भारत में हैं, मगर असली खुशियाँ आती हैं चाइना के यून शहर में, जो न केवल दिवाली बल्कि होली पर भी सारा सामान बनाकर भारत भेजता है। दोस्तों, हम सब सही और सस्ता सामान लेने के लिए होलसेल मार्केट में जाते हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है, जिसमें लगभग 7.5 लाख दुकानें हैं। और तो और इन दुकानों के अंदर सिख गुरुओं के शब्दों वाली किताबें भी मिल जाती हैं। यहाँ कुरान शरीफ की आयतें भी मिलती हैं और सेंटा क्लॉज के ऊपर लिखी हुई किताबें भी। दोस्तों, चीन में धंधे का एक ही उसूल है, वो कोई भी सौदा नहीं छोड़ते और किसी भी सौदे में घाटा नहीं उठाते। वो हर एक का माल बनाते हैं, अच्छा भी और सस्ता भी, और उसके साथ ही घटिया भी। दोस्तों, यही कारण है कि चीन के अंदर 2011 में 40,000 भारतीय बिजनेसमैन गए और 2013 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,60,000 हो गया। और भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से चीन में बिजनेसमैन जा रहे हैं और इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि एक पूरी सड़क इंडियन रेस्टोरेंट्स और दुकानों से भर चुकी है। दोस्तों, चीन ने सबसे पहले फैक्ट्रियां लगाईं और उसके बाद उन्हें बेचने की व्यवस्था की, जिसके बाद इंपोर्टरों को इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही फैक्ट्री मालिकों को सामान बेचने के लिए खरीदारों के ढूंढने की व्यवस्था करनी पड़ती है। दोस्तों, चीन में शंघाई से 300 किलोमीटर दूर यूवी शहर के अंदर भारत से कई ज़्यादा बिजनेसमैन जाने लगे हैं, जिसके कारण कंपटीशन तो बढ़ा ही है, साथ ही चीन के अंदर व्यापारियों का मुनाफा भी काफ़ी कम हो गया है। लेकिन व्यापारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और भारत के अंदर उत्पादन कम होता जा रहा है। पर यही तो चीन की सोच थी और यूवी शहर चीन के विकास की पूरी कहानी दर्शाता है। दोस्तों, चीन ने विदेशी निवेशकों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का वादा किया है। यह इकोनॉमिक जोन चीन के विकास में तुर्प का पत्ता साबित हुआ है। भारत की तरह ना तो यह प्रस्ताव कहीं किसी पार्लियामेंट में दब के रुका रहा, ना ही इसमें भूमि अधिग्रहण की कोई भी समस्या आई, क्योंकि चीन में उजाड़े हुए लोगों के पुनर्वास के बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता। बीजिंग में ओलंपिक ग्राउंड के आसपास बने गांवों को रातों रात उजाड़ दिया गया। चीन के विकास का यह दूसरा पहलू है, जिसमें विरोध और विद्रोह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चीन की राजनीति में विकास को लेकर विरोध और बहस को एकदम दरकिनार कर दिया। दोस्तों, चीन का कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 30,000 हेक्टेयर से छोटा नहीं है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और प्रोडक्ट मालिकों को अपनी तरफ खींचा है। यहाँ तक कि भारत के कई बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने भी अपनी फैक्ट्रियाँ वहाँ चलाई हैं। चीन की सरकार ने अपने सबसे चर्चित बांध को बनाने का ऐलान 1994 में किया था,
और 4 जुलाई 2012 को इस परियोजना से बिजली उत्पाद होना भी शुरू हो गई। इसके लिए 13 बड़े शहर, 140 कस्बे और 1600 गांव रातों रात खाली करवा दिए गए। इसके निर्माण के दौरान एनवायरमेंटल चीज़ों को एकदम दरकिनार कर दिया गया, जबकि भारत में नर्मदा बांध बनाने की प्रक्रिया 1979 में स्टार्ट हुई थी और काम पूरा कब हुआ? 2006 में। इस दौरान बांध की ऊंचाई व जगह के सवालों को लेकर लगातार काम रुकता रहा। दोस्तों, लेकिन अब भी आपके जहन में एक सवाल ज़रूर होगा कि चीन भारत से आगे निकला तो निकला क्यों? तो चलिए अब इस मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, इसकी वजह वहाँ की लेबर मानी जाती है और इकोनॉमिस्ट इसे ह्यूमन कैपिटल का नाम देते हैं। 1980 में जब चीन ने आर्थिक बदलाव शुरू किए तब वहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 65% था। साथ ही चीन के अंदर ह्यूमन कैपिटल के अंदर महिलाओं की भागीदारी 74% है, जो भारत के अंदर केवल 34% है। इन्वेस्टर्स के लिए इससे भी बड़ा एक और कारण है। चीन में ना तो कोई हड़ताल होती है और ना ही कोई यूनियनबाजी, और यह हाल उस देश में है जहां एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। यहाँ के लॉ, सिस्टम और कानून निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी नरम हैं और वहीं लेबर्स के लिए काफ़ी सख्त। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो चीन ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी तरक्की की है और उन्हीं नियम कानूनों की वजह से चीन आज दुनिया भर की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनकर उभरा है। पर कुछ लोग चीन और भारत की तुलना को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और कई लोगों का ये मानना है कि भारत का लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी पूंजी है और आज नहीं तो कल लोकतंत्र के सहारे भारत चीन से आगे निकल सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन में कोई अपनी समस्या है ही नहीं। यहाँ जनता के पास बहुत कम आज़ादी है, लोग अपनी पसंद का लीडर नहीं चुन सकते और निष्पक्ष न्यायपालिका जैसी कोई चीज़ चीन में है ही नहीं। चीन में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसके खिलाफ आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, इस सब का मतलब ये नहीं है कि चीन से हम कुछ नहीं सीख सकते। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और कोशिश कीजिए हर चीज़ से उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ सीखने की। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और हम चाहें तो दुनिया में किसी भी देश को बीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है जल्दी मुनाफा यानी शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाली मेंटालिटी। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें लोगों से पहले अपने फ़ायदे नज़र आते हैं। और अगर यह सोच बदली नहीं गई तो जो हाल आज है कल भी ऐसा ही रहेगा। कुछ नहीं बदल सकता, मगर अगर बदलाव लाना है तो हमें सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना होगा, इस देश के बारे में सोचना होगा और एक बात हमेशा अपने जहन में याद रखनी होगी कि 42 साल में अगर चीन ये सब कुछ बदल सकता है तो भारत क्यों नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैंने अपने देश को नीचे दिखाने की कोई बात नहीं की और अगर मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल विल कवर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।